तक बताए थे वो। अच्छा हाँ, टर्मिनल तक पढ़ा दिए थे ना। लेक्चर नंबर कितना, थर्ड या फोर्थ? फोर हो ना, फोर। हाँ फोर। देखिए, ट्राई हैलोजन कंपाउंड्स। ट्राई, डाई मतलब दो, ट्राई का मतलब तीन। आपको तो ऐसे बोलते लगता है कि भाई ट्राई का नाम सुने ही नहीं, कभी नहीं सुने ट्राई। देखिए ट्राई हैलोजन कंपाउंड, ट्राई का मतलब तीन है ना। तो वैसा कंपाउंड जिसका एक मोलेक्यूल में कितना हैलोजन होना चाहिए, तीन, तो उसको क्या बोलेंगे, ट्राई हैलोजन कंपाउंड। क्या बोलेंगे, ट्राई हैलोजन कंपाउंड। ट्राई हैलोजन कंपाउंड में जो दो तीन कंपाउंड जो पॉपुलर है वो हम लिख देते हैं, ठीक है ना। देखिए ये सब बाद में फिर से पढ़िएगा, जब आप अलग अलग चैप्टर पढ़िएगा तब। लेकिन अभी जो नाम लिखने आएगा, जैसे नोमेनक्लेचर पढ़ाएंगे, आपको लिख देगा कि क्लोरोफॉर्म का आयुपायिक नेम लिखिए। अब आप सर क्लोरोफॉर्म क्या होता है, तो थोड़ा पहले से सुना हुआ रहेगा तो नाम लिखने में क्या रहेगा, आसान लगेगा। देखिए तो दो तीन कंपाउंड इसका सबसे मोस्ट पॉपुलर है। देखिए ये सब कॉमन नेम लिख रहे हैं, CHCl3, CHBr3 और CHI3। ऐसे CHCl3, CHBr3, CHI3। CHCl3 को कहा जाता है क्लोरोफॉर्म, CHBr3 को कहा जाता है ब्रोमोफॉर्म, और CHI3 को कहा जाता है क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म और क्या कहलाता है, आइडोफॉर्म। ये ऐसे याद रखिएगा। और टेट्रा हैलोजन कंपाउंड में, टेट्रा हैलोजन कंपाउंड्स, टेट्रा हैलोजन कंपाउंड का मतलब कोई भी वैसा कंपाउंड जिसका एक मोलेक्यूल में कितना हैलोजन होना चाहिए, चार, तो उसको कहते हैं टेट्रा हैलोजन कंपाउंड। जैसे देखिए इसका फार्मूला होता है, देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, इसका नाम है एसीटाइलिन, इस कंपाउंड का नाम है एसीटाइलिन। क्या नाम है, एसीटाइलिन। अब होता क्या, देखिए कन्फ्यूजन कहाँ हो जाता है। जैसे एसीटाइलिन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, या इसको हम इथाइन कहते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे एक कार्बन कार्बन के बीच का एक बॉन्ड डिसोसिएट कर गया, देखिए तो दोनों कार्बन का एक एक बॉन्ड खाली हो गया। बॉन्ड खाली हो गया तो यहाँ एक Cl लग गया, यहाँ एक Cl लग गया। फिर मान ली एक बॉन्ड और खाली हो गया इसका, देखिए एक बॉन्ड और खाली होगा तो फिर दोनों का Cl खाली होगा तो यहाँ Cl होगा, यहाँ Cl होगा। अब इस कंपाउंड का कॉमन नेम लिखना है, तो आप खुद सोचिए, एक्चुअली एक कंपाउंड पहले था क्या, यह है एसीटाइलिन। यही एसीटाइलिन में बॉन्ड को डिकम्पोज किए, बॉन्ड को ब्रेक कर दिए। अब बॉन्ड टूट कर करके यहाँ क्या लग गया, Cl। कितना Cl लग गया, चार। तो इस कंपाउंड का नाम कोई पढ़िएगा, लिखिएगा एसीटाइलिन। ऐसे क्या लिखिएगा, एसीटाइलिन टेट्राक्लोराइड।
तो इसका नाम एसिटाइलिन टेट्राक्लोराइड क्यों पड़ा? क्योंकि ये बना है एसिटाइलिन से। किससे बना है? एसिटाइलिन से। इसलिए इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? एसिटाइलिन टेट्राक्लोराइड होगा। चलिए लिखिए इसको इतना पर। एसिटाइलिन अल्काइन का पहला मेंबर हुआ, जैसे अल्केन का पहला मेंबर क्या होता है? मीथेन। उसी तरह अल्कीन का पहला मेंबर होता है इथीन या इथाइलिन। उसी तरह अल्काइन का ये पहला मेंबर है एसिटाइलिन या इथाइन। इसी का नाम है इथाइन। हाँ, तो इसी का नाम है इथाइन को ही कहते हैं एसिटाइलिन। अभी बना लीजिए। ठीक, तो क्लास हो जाएगी तो बना लीजिएगा। अजी हो गया। हो गया। देखिए इसको हटा दे। देखिए टाइप्स ऑफ मोनो हेलो अल्केन क्या बताए? टाइप्स ऑफ मोनो हेलो अल्केन बताए। तो टाइप्स ऑफ मोनो हेलो अल्केन में क्या होगा? मेरी बात सुनिए। पहला है प्राइमरी या 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। देखिए यानी इसमें इतना याद रखिए, इसमें ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल एक लाइन लिख देते हैं, हाइड्रोजन एटम अटैच विथ प्राइमरी कार्बन एटम। सिंपल परिभाषा दी। यानी जैसे प्राइमरी अल्कोहल था ना कि अगर OH ग्रुप 1 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा है तो प्राइमरी अल्कोहल, उसी तरह यहाँ पे भी अगर हाइड्रोजन एटम अटैच होता है प्राइमरी कार्बन के साथ, किसके साथ? प्राइमरी कार्बन के साथ, तो उसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। क्या बोलेंगे? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। या उसको बोलेंगे 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। जैसे एग्जांपल देखिए, हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड विथ
1 डिग्री कार्बन एटम, प्राइमरी कार्बन एटम। देखिए यानी हैलोजन एटम इज अटैच्ड विथ 1 डिग्री कार्बन एटम। हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है प्राइमरी कार्बन के साथ। किसके साथ? प्राइमरी कार्बन के साथ। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, देखिए यहाँ सुनिए, एक कैसा कार्बन 1 डिग्री, क्यों? क्योंकि इसके बगल में कितना कार्बन? 1 कार्बन। तो जिस कार्बन के बगल में 1 कार्बन, उस कार्बन को ही क्या कहा जाता है? प्राइमरी कार्बन। क्या बोलते हैं? प्राइमरी कार्बन। तो ये हो गया 1 डिग्री कार्बन। अब 1 डिग्री कार्बन के साथ अगर हैलोजन जुड़ा है, 1 डिग्री कार्बन के साथ क्या जुड़ा है? हैलोजन। तो इसको कहते हैं 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। क्या बोलते हैं? 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड बोलते हैं, या इसी को कहा जाता है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। क्या बोलते हैं? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। दूसरा हमारा है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, या 2 डिग्री। देखिए सेकेंडरी या 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो सेकेंडरी या 2 डिग्री कहलाता है जिसमें हैलोजन एटम अटैच होता है सेकेंडरी कार्बन एटम के साथ। किसके साथ? सेकेंडरी कार्बन के साथ। यानी हैलोजन एटम जुड़ा होता है 2 डिग्री कार्बन एटम के साथ। किसके साथ? 2 डिग्री कार्बन के साथ। यानी हैलोजन एटम इज अटैच्ड विथ हैलोजन एटम इज अटैच्ड विथ सेकेंडरी दैट इज 2 डिग्री कार्बन एटम। यानी हैलोजन एटम अटैच होगा किसके साथ? सेकेंडरी कार्बन के साथ। जैसे आप एग्जांपल में देख लीजिए, यहाँ देखिए कोई भी हैलोजन हो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी जुड़ा रहे, ये क्या कहलाएगा? सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। क्या बोलेंगे इसको हम? सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। और टर्सरी किसको बोलेंगे? जल्दी बोलिए, टर्सरी अल्काइल हैलाइड किसको बोलेंगे? हैलोजन एटम इज हैलोजन एटम इज अटैच्ड विथ टर्सरी कार्बन एटम। मतलब हैलोजन जुड़ा होता है टर्सरी कार्बन एटम के साथ। किसके साथ जुड़ा रहेगा? टर्सरी से। जिसे एग्जांपल देखिए, बोलिए एक कार्बन 3 कार्बन से घिरा हुआ है, तो टर्सरी कार्बन, इसके साथ हैलोजन लगा है, तो क्या बोलेंगे? टर्सरी अल्काइल हैलाइड। क्या लगाएंगे? टर्सरी। बाकी इस कार्बन के साथ क्या लगा होगा? H लगा होगा ना। चलिए फर्स्ट बेंच और सेकंड बेंच पर से बताइए इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या होगा? इस कंपाउंड का कॉमन नेम? हाँ, क्लोरीन है। सेकेंड बेंच तक चलिए, अब लास्ट बेंच तक होता ही नहीं। आप लोग घर पे पढ़
हो गया। सर आप सीजेपी को फॉलो करते हैं, बीजेपी को फॉलो करते हैं? हम किसी को फॉलो नहीं करते, हम सिर्फ बोर्ड फॉलो करते हैं, आप लोगों को। चलिए, हो गया। ये सीजेपी है सर। अच्छा, हो गया, लिख लिया आप लोग? सर नहीं लिखे हैं। हमारा कोई चलिए, बाकी अगल बगल सब लिख लीजिए। चलिए, हो गया, बाकी सब देखिए। अब देखिए, तो यहाँ से आप ये जान गए अल्काइल हैलाइड में प्राइमरी किसका होता है। एमाइन की बात करते हैं, एमीन। तो एमीन किसको कहते हैं? अमोनिया का नाम सुने हैं? अमोनिया का फार्मूला क्या होता है? NH3। अमोनिया NH3 कहलाता है। और अमोनिया से क्या होता है, देखिए, इसको अमोनिया कहते हैं। देखिए, एमाइन का परिभाषा अलग है। जैसे हम लोग अभी क्या बोले, इधर सुनिए, प्राइमरी कार्बन के साथ अगर कोई OH होता है तो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी कार्बन के साथ अगर कोई OH होता है तो क्या कहलाता है? सेकेंडरी अल्कोहल। टर्सरी कार्बन के साथ अगर कोई OH होता है तो क्या कहलाता है? टर्सरी अल्कोहल। उसी तरह अगर प्राइमरी कार्बन के साथ अगर कोई हैलोजन एटम लगा रहे तब उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। सेकेंडरी कार्बन के साथ हैलोजन है तब उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। और टर्सरी कार्बन के साथ होगा तब क्या बोलेंगे? टर्सरी अल्काइल हैलाइड। उसी तरह NH2 रहता है ना, तो उसको एमीन कहा जाता है। क्या बोला जाता है? एमाइन। अब आप खुद बताइए, प्राइमरी कार्बन के साथ अगर NH2 होगा तब क्या कहेंगे उसको? प्राइमरी कार्बन के साथ अगर NH2 रहेगा तब उसको आप क्या बोलिएगा? प्राइमरी एमाइन। और सेकेंडरी कार्बन के साथ रहेगा तब सेकेंडरी एमाइन। प्राइमरी कार्बन के साथ होगा तो प्राइमरी, सेकेंडरी कार्बन के साथ होगा तो सेकेंडरी, और टर्सरी कार्बन के साथ होगा तो क्या कहेंगे? टर्सरी। ऐसे बोलते हैं। तो मेरी बात सुनिए, एमाइन में परिभाषा आपका अलग है। एमाइन का परिभाषा क्या है? प्राइमरी कार्बन के साथ भी NH2 रहेगा तो भी प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी कार्बन के साथ भी NH2 होगा तो भी प्राइमरी एमाइन, और टर्सरी कार्बन के साथ NH2 होगा तो भी प्राइमरी एमाइन। एमाइन में परिभाषा डिफरेंस हो जाता है, बदल जाता। अब किसको कहते हैं? मेरी बात देखिए, सुनिए, अमोनिया है ना, ये सब ध्यान रखिएगा। जैसे कभी कभी देखिए ये अमोनिया हो गया। अब इसमें डिफिनेशन क्या कहता है, देखिए, इसका एक H हटा दीजिए अमोनिया से, और कोई भी एक हाइड्रोजन हटा करके कोई भी एक अल्काइल ग्रुप लगा दीजिए, मिथाइल, इथाइल, कुछ भी लगा दीजिए। जैसे आप कोई भी, उसी ग्रुप को हम R से डिनोट करते हैं, तो कोई एक H हटा करके कोई एक R लगा दीजिए। तो कहीं से भी एक H हट गया, एक R लग गया, तो एक R लगा दीजिए। देखिए यहाँ ये हो गया। इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं RNH2, ऐसे नहीं, 2H बच गया। तो इसी को कहा जाता है 1 डिग्री एमाइन, यानी प्राइमरी एमाइन। ऐसे 1 डिग्री का मतलब क्या हो गया? प्राइमरी एमाइन। अगर इस अमोनिया से 2 हाइड्रोजन हटा दीजिए, अभी AR कुछ भी हो सकता है, टर्सरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, मिथाइल, इथाइल, कुछ भी हो सकता है। अब जैसे देखिए, अगर इसका 2 हाइड्रोजन हटा दीजिए
और 2 हाइड्रोजन हटा करके कोई भी 2 R लगा दीजिए, चाहे सेम R हो या फिर डिफरेंट R हो। सेम भी हो सकता है या क्या हो सकता है, डिफरेंट। तो 2 अल्काइल ग्रुप इसके साथ लगा दीजिए। देखिए इसका कंपाउंड का नाम, एक R यहाँ, एक R यहाँ, ऐसे। इस कंपाउंड का नाम होगा R2NH ऐसे। इसका नाम क्या हो गया, R2NH, मतलब 2 R लग गया, इसको कहते हैं 2 डिग्री एमाइन। क्या कहते हैं, 2 डिग्री, सेकेंडरी एमाइन। और अगर अमोनिया का तीनों H हट गया, देखिए यहाँ 3 कोई R लग गया, अमोनिया का तीनों H हट गया, कोई 3 गो R लगा दीजिए, चाहे सेम रहे चाहे डिफरेंट रहे। देखिए तो आप क्या लिखेंगे, N, इसको आप ऐसे लिखिएगा R3N, इसको बोलते हैं टर्सरी एमाइन। क्या बोलते हैं, टर्सरी या 3 डिग्री बाइंड। तो बोलिए एमाइन का परिभाषा तो अलग है, डिफिनेशन अलग है। अब यहाँ पे इससे देखिए कहता क्या, देखिए पहले समझ लीजिए। देखिए जैसे देखिए टाइप्स ऑफ एमाइन में पहला प्राइमरी या 1 डिग्री एमाइन। तो प्राइमरी एमाइन कहा जाता है कोई भी वैसा अमाइन जिसमें फंक्शनल ग्रुप NH2 रहता है, यानी अमोनिया का एक हाइड्रोजन हटा करके अगर कोई एक R लगा है, कितना R लगा है, एक R, यानी 1 अल्काइल ग्रुप इज अटैच्ड, 1 अल्काइल ग्रुप इज अटैच्ड, 1 अल्काइल ग्रुप इज अटैच्ड विथ नाइट्रोजन एटम। जब नाइट्रोजन एटम के साथ कोई एक अल्काइल ग्रुप लगा हो, जैसे एग्जांपल देखिए CH3NH2 हुआ कि नहीं। आप जैसे लिखते हैं CH3 CH2 CH2NH2, तो यही ना एक R हो गया, ये पूरा का पूरा एक R हो गया। आप ऐसे लिखिए CH3 NH2, बोले यहाँ पे भी क्या, ये पूरा का पूरा एक R हो गया ऐसे। आप मान लीजिए टर्सरी भी लिखते हैं CH3, देखिए NH2, ये देखिए यहाँ से ये हो गया। ये सब हमारा कहलाएगा प्राइमरी एमाइन। क्या कहलाएगा, प्राइमरी। जबकि यहाँ OH होता तो टर्सरी अल्कोहल हो जाता, तो वहाँ डिफिनेशन अलग है, क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बन है। और 3 डिग्री कार्बन के साथ OH होता तो क्या हो जाता, 3 डिग्री अल्कोहल हो जाता। लेकिन एमाइन का परिभाषा अलग है, यहाँ R कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है, बस अमोनिया में NH2 लगा होना चाहिए, अमोनिया का एक H हट के कोई एक R लगा होना चाहिए, तो वह कंपाउंड कहलाएगा प्राइमरी एमाइन। क्या कहलाएगा, प्राइमरी कहलाएगा ना। तो एमाइन का परिभाषा बिल्कुल डिफरेंट है, किससे, अल्कोहल से या अल्काइल हैलाइड से। यानी आप सीधा याद रखिएगा, अगर प्राइमरी एमाइन लिखा रहेगा तो NH2 होगा, सेकेंडरी एमाइन रहेगा तो NH होगा, और टर्सरी एमाइन होगा तो केवल N होगा। केवल क्या होगा, N होगा। आगे देखिए दूसरा, देखिए सेकेंडरी या 2 डिग्री एमाइन। Two alkyl groups are attached. Two alkyl groups are attached with नाइट्रोजन एटम। जब नाइट्रोजन एटम के साथ हमारा 2 अल्काइल ग्रुप जुड़ा रहे, क्या जुड़ा रहे, 2 अल्काइल ग्रुप। जैसे आप देखिए यहाँ A नाइट्रोजन हो गया
ये CH3 हो गया, यहाँ भी CH3 हो गया। दोनों अल्काइल सेम भी हो सकता है या डिफरेंट भी हो सकता है। CH3 हो गया, C2H5 हो गया, H हो गया। ये सब कहलाएगा सेकेंडरी एमाइन। क्या पढ़ेंगे हम? सेकेंडरी एमाइन। नाम अगर पढ़ना रहेगा ना तो ऐसे पढ़ सकते हैं। कैसे? 2 मिथाइल है तो इसको पढ़िएगा डाई मिथाइल एमाइन। क्या पढ़िएगा? डाई मिथाइल। ये इथाइल है, ए मिथाइल है, तो जो ABCD में पहले आएगा उसका नाम पहले पढ़िएगा। ABCD में पहले E आता है या M आता है? E। तो E आता है तो इथाइल पहले लिखिएगा, मिथाइल बाद में। इसको क्या लिखिएगा? इथाइल मिथाइल एमाइन, ऐसे लिखिएगा। टर्सरी एमाइन, टर्सरी एमाइन। देख टर्सरी एमाइन क्या होता है? तो टर्सरी एमाइन को कहा जाता है 3 डिग्री एमाइन। क्या बोलते हैं? 3 डिग्री एमाइन। तो टर्सरी एमाइन मतलब 3 डिग्री एमाइन। अब टर्सरी एमाइन में क्या है, 3 डिग्री एमाइन में क्या है? देखिए मतलब 3 अल्काइल ग्रुप्स आर अटैच्ड। देखिए जब 3 अल्काइल ग्रुप्स अटैच होता है किसके साथ? नाइट्रोजन एटम के साथ। जब अल्काइल ग्रुप कितना अटैच होता है? 3। किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ। तब उसको कहते हैं टर्सरी एमाइन। क्या बोलते हैं? टर्सरी एमाइन। ट्राई मिथाइल एमाइन। क्या बोलेंगे इसको हम? ट्राई मिथाइल एमाइन। ये समझ में आ गया? ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, आप सीधा याद रखिए। टर्सरी एमाइन में केवल N बच रहा है कि नहीं? सेकेंडरी एमाइन रहता तो NH2 बचता, और प्राइमरी रहता तो प्राइमरी रहता तो NH2 बचता। सेकेंडरी में NH बच रहा है, NH। 2 अल्काइल लग गया ना, तब बाकी बच गया कितना? NH। और प्राइमरी में क्या है? NH2। और टर्सरी में केवल क्या है? N। तो इसका मतलब ऐसे इसको आप याद रखिएगा। देखिए कहीं पे भी किसी में NH2 लगा रहे ऐसे, तो इसको कहते हैं 1 डिग्री एमाइन या प्राइमरी एमाइन। कहीं NH लगा रहे इस तरह से, नाइट्रोजन का 2 बॉन्ड में R लगा रहे, तो इसको कहते हैं 2 डिग्री एमाइन यानी सेकेंडरी एमाइन। और सिर्फ खाली नाइट्रोजन होगा, यहाँ तीनों कोई R लगा होगा, तो इसको कहेंगे टर्सरी एमाइन। तो एमाइन का डिफिनीशन क्या है? अलग है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ये सब पूरा फिर 12th में पूरे डिटेल से इसको पढ़िएगा। तो वहाँ ज़रूरत है, हम अभी इसलिए पढ़ा दिए इतना कि जब नोमेनक्लेचर पढ़िएगा तो कहीं लिखा रहेगा ट्राईमिथाइल एमाइन, तो उसको समझने में दिक्कत ना हो, इसीलिए हम आपको इतना पढ़ा रहे हैं। बस आपका काम है कि कॉपी हमेशा डेली एक बार पढ़ करके आया कीजिए। खाली कॉपी पढ़ के आइए ना, उसके आगे की हमको ज़रूरत नहीं है। बस इतना खाली कीजिए कि जो पढ़ा दे उसका कॉपी का एक बार रिवीजन कर करके आइए। चलिए लिखिए इसको इतना बार। देखिए कहाँ से पढ़ाए थे, और नीचे एमाइन से। चलिए
हो गया ऊपर देखते सही लोगों को लिखने नहीं देती, खुद लिख लेती, फिर ऊपर से करवा देती है बार बार। क्या हुआ सर, राइटिंग गंदा है बट तो ऐसे हम तो तुम कुछ बोले नहीं। तो सर अपना कॉपी में देखिएगा तुमको ये लगेगा ना मेरा राइटिंग गंदा इसलिए देख आपसे तो अच्छा है। मेरा बुक नंबर कॉपी है
हो गया सबका? आइए देखिए, इसको हटा दें। हाँ सर, हटा दिया सर, हटा दिया। चुली तुली सब हटाइए सर, इधर वाला लिखो। हो गया, अब क्या दिक्कत है? हटा दीजिए। भाई मिस्टर एक्सीडेंट है, डाइड। देखिए सुनिए, अब थोड़ा सा जान लीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड किसको कहते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड नाम में तो थोड़ा सा पढ़िएगा ही। यहाँ देखिए सुनिए, पहला पढ़ते हैं ना, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शन ग्रुप हम क्या लिखवाए थे? C/OH लिखवाए थे ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शन ग्रुप था C/OH। तो एक चीज़ याद रखिए, अगर किसी कंपाउंड में वो वन C/OH होता है तो उसको कहा जाता है मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या कहा जाता है? मोनो कार्बोक्सिलिक। अगर किसी कंपाउंड में 2 C/OH होता है तो उसको कहा जाता है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या कहा जाता है? डाई कार्बोक्सिलिक। तो एक C/OH है तो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 C/OH है तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, 3 C/OH है तो क्या पढ़ेंगे? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे आप देखिए, यहाँ देखिए H कितना C/OH है? एक ही को C/OH ग्रुप है। इस कंपाउंड का कुछ कॉमन नेम आप याद रखिएगा। जैसे आगे नोमेनक्लेचर में आपको पढ़ना है आयुपैक नेम। क्या पढ़ना है? आयुपैक। लिखते हैं IUPAC, उच्चारण करते हैं आयुपैक नेम। क्या उच्चारण करते हैं? आयुपैक नेम। तो आपको पढ़ना है मुख्य रूप से आयुपैक नेम। एग्जाम में लिखने भी जो आएगा वो आयुपैक नेम ही लिखने आता है, कॉमन नेम कम आता है। लेकिन ये दे देगा कि किसी कंपाउंड का कॉमन नेम, जैसे यही दे दिया कि फॉर्मिक एसिड है, कुछ बजाना नहीं है, इसका बज रहा है। देखिए यहाँ, ये देखिए, ये फॉर्मिक एसिड है। अब फॉर्मिक एसिड का पूछेगा इसका आयुपैक नेम क्या है, तो पहले आप फॉर्मिक एसिड का फार्मूला जानिएगा तब ना आयुपैक नेम लिखिएगा। और आयुपैक नेम लिखना आसान है, तो जो आयुपैक नेम आगे पढ़िएगा वह क्या है? इंटरनेशनल नाम है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका मतलब वर्ल्ड के किसी भी कोना में जाइएगा वह कंपाउंड का नाम हर जगह क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। अगर मान लीजिए कोई कंपाउंड है, आप पटना में है, उस कंपाउंड को अपने नाम से जानते हैं, किसी नाम से, आप चले गए बाहर इंडिया से, अब वही कंपाउंड की ज़रूरत पड़ गया, वही केमिकल का ज़रूरत पड़ गया, वहाँ खोज रहे हैं तो पता चल रहा है वहाँ मिल ही नहीं रहा है। जिस नाम से इंडिया में जाना जाता है वहाँ हो सकता है वही कंपाउंड हो लेकिन नाम अलग हो। तो जब नाम अलग रहेगा तो आदमी यहाँ से वहाँ कहीं काम करने जाएगा तो वो सेम केमिकल उसको मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। इसलिए सारे साइंटिस्ट लोग बैठ करके एक ऐसा किए कि वर्ल्ड में कहीं भी जाएं वह कंपाउंड एक नाम से ही जाना जाए, है ना। जैसे आप देखते हैं बिहार में ही कहीं कहीं पे एक ही चीज़ का नाम अलग अलग नाम होता है। आप बिहार में ही रह करके किसी एक चीज़ का नाम, पटना में कुछ, पटना से बाहर चले जाइए कुछ और, वहाँ के लोग से पूछिए ये नाम तो पता जानते ही नहीं। ऐसा होता है कि नहीं? देखते हैं कभी एक सब्जी है, नेनुआ का नाम सुने हैं? नेनुआ खाते भी होंगे, ठीक है, सुनिए, हाँ, नेनुआ का नाम सुने हैं आप? नेनुआ पटना में सब नेनुआ बोलते हैं।
आप परोल का नाम सुने हैं? देख बहुत लोग किसको बोलता है परोल? परवल को। देखिए एक बोले परवल को परोल बोलता है, बोले परोल किसको बोला जाता है? हाँ, नेनुआ को। देखिए नेनुआ को बोला जाता है। अब बताइए, अब एक नाम और उसका कुछ है, क्या नाम है? घेवड़ा। क्या बोलते हैं? घेवड़ा भी बोलते हैं। अब बोले, अब एक ही चीज़ का नाम देखिए, नेनुआ का बिहार में ही, पटना में ही लोग, बहुत लोग नहीं जानते। आप ये नेनुआ कहीं नालंदा जिला तरफ चले जाइए तो वहाँ नेनुआ बोलिएगा तो हो सकता है वहाँ नेनुआ नहीं जानता है। आपके सामने रखा हुआ बोलेगा नेनुआ 1 किलो दे दीजिए, तो क्या नेनुआ समझ ही नहीं रहा है। आप पटना में आ जाइए, आप पटना में बोलिएगा किसी लोग को 1 किलो परोल दे दीजिए, तो कितना लोग परोल ही नहीं जानते, वो परवल तौल के दे देगा। तो परोल, नेनुआ को ही क्या बोलते हैं? परोल। नालंदा जिला में लगभग लोग नेनुआ कोई नहीं बोलता है, सब उसको परोल ही बोलता है। तो नहीं, आप सोचिए ये इतने, सुनिए, इतना डिस्टेंस में नाम बदल जाता है कि नहीं? सोचिए पटना, ये बिहार में ही एक ही चीज़ का नाम 3-4 नाम है। तो आप सोचिए बाहर जाइएगा तो नाम चेंज हो जाएगा। अब केमिकल की ज़रूरत है, दवा की ज़रूरत है, नाम ही बदल जाएगा, तो आपको मिल पाएगा नहीं। उसी लिए एक कॉमन नाम का अब ज़रूरत नहीं है। कॉमन नाम रखिए, लेकिन वर्ल्ड में कोई एक ऐसा नाम होना चाहिए ताकि हर केमिकल का क्या नाम हो? एक ही नाम हो। इसीलिए वो नाम पड़ा इंटरनेशनल नाम, जो आयुर्वेदिक नेम आपको पढ़ने की ज़रूरत है। क्या पढ़ना है? आयुर्वेदिक नेम, ये पढ़ने की ज़रूरत है। हम क्या बोले, जैसे अभी भी गांव देहात में समोसा आप खाते हैं ना, तो बोले अभी भी बहुत जगह लोग उसको सिंघाड़ा बोलते हैं कि नहीं? पटना में बहुत लोग बोलते हैं, ठीक है। आप नहीं, समोसा को कहीं कहीं सिंघाड़ा भी बोलते हैं। गांव देहात में लोग अभी भी क्या है, सिंघाड़ा ही लिखते रहते हैं। गांव देहात का सब जगह लोग दिखते हैं। लेकिन अब सब लोग समोसा लिखने लगा है, नहीं, अब लोग सोचा नहीं, सिंघाड़ा बहुत पुराना नाम है, लोग नहीं लिखता है। तो कहीं कहीं जो पहले लोग हैं अभी भी कुछ लोग सिंघाड़ा बोलते। अब चले गए, कोई देहरादून गया, ठीक है, हम भी एक बार देहरादून गए तो हम मेरे मुंह से भी निकल गया 2 पीस सिंघाड़ा दे दीजिए, ठीक है ना। सिंघाड़ा वहीं रखा हुआ था, ठीक है ना। दुकानदार हमसे भी पूछा कि सिंघाड़ा क्या होता है, कि कहाँ बोला जाता है, तो बोला कि नहीं, तो बोला समोसा दे दीजिए, ठीक है ना। तो बोले टेक ले लीजिए यहाँ से। तो वहाँ नहीं, तो सब जगह भाषा में क्या होता है ना, लेकिन मतलब वहाँ देहरादून में वो सिंघाड़ा बोलते ही नहीं उसको। वो उसको किसको बोलते हैं? जो कच्चा खाने वाला फल आता है सिंघाड़ा, उसको लोग बोलते हैं, है ना। तो वो होता है सब जगह सबका नाम क्या होता है, चेंज हो जाता है। इसलिए ये आयुर्वेदिक नेम की ज़रूरत पड़ा ताकि वर्ल्ड में किसी कोना में रहिए उसका नाम केमिकल का क्या रहे, सेम रहे। देखिए इसको हम लोग पढ़ते हैं फॉर्मिक एसिड। ये क्या पढ़ते हैं? फॉर्मिक एसिड। जैसे CH3, COOH, इस कंपाउंड का क्या नाम है? एसिटिक एसिड। जैसे आप पढ़ते हैं ना CH3, इसको पढ़ते हैं प्रोपियोनिक एसिड। कुछ कंपाउंड ये सब याद रखिएगा। 4 कार्बन ले लीजिए, ब्यूट्रिक एसिड। और 4 कार्बन का जो कंपाउंड है उसमें सेकेंड कार्बन पे एक ब्रांच लगा दीजिए। अगर ब्रांच लगा दीजिएगा तो इसको पढ़ा जाता है आइसोब्यूट्रिक एसिड। क्या पढ़ते हैं इसको? हम आइसोब्यूट्रिक एसिड पढ़ते हैं। चलिए लिखिए, इसको लिख लिए। कोई डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई का कंपाउंड का नाम बता सकते हैं? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई एक कंपाउंड का कोई नाम बता सकते हैं जिसमें COOH ग्रुप का संख्या 2 रहे? जिसका एक ही कंपाउंड में 2 COOH लगा रहे? क्या कोई कंपाउंड बताओ? भूल गई है? हम पढ़ाएंगे तब ना भूली होगी। हम तो ये पढ़े भी नहीं किए इसको। स्कूल में पढ़ी हुई तो भूल गए।
शुरू में एकदम पढ़ाई था, स्टार्टिंग में तुम लोग को उसी दिन का। हो गया। वही एसिड किसको बोलते हैं? वही नाम लिखेंगे, इसी सबको वायुपैक नेम में सिखाएंगे। मिथेनोइक, इथेनोइक इसी को बोलते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड को वही हाँ वही कहते हैं, वो सब वायुपैक नेम में लिखते हैं, ठीक है ना। आइए तो इसको आगे बढ़ें। अब देखिए, देखिए डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है कोई भी वैसा एसिड जिसका एक मोलेक्युल में 2 सीडेबल OH होता है। जिसका एक मोलेक्युल में कितना सीडेबल OH? 2। उसको क्या बोलते हैं? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे देखिए आप ऐसे देखिए, बोल इसका एक मोलेक्युल में कितना सीडेबल OH है? 2। इसको बोलेंगे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलेंगे? डाई ऑक्जेलिक। हाँ, इसका नाम होता है ऑक्जेलिक एसिड। क्या नाम इसका है? ऑक्जेलिक एसिड। अब एक चीज़ और सुनिए, एक कहलाता है एसिड डेरिवेटिव। क्या कहलाता है? एसिड डेरिवेटिव। एसिड डेरिवेटिव क्या कहलाता है? एक कंपाउंड कहलाता है एसिड डेरिवेटिव। क्या कहलाता है? एसिड डेरिवेटिव। यह एसिड डेरिवेटिव क्या होता है? तो एसिड से जो बना हुआ कंपाउंड होता है ना, एसिड से, किससे बना हुआ? एसिड से। तो एसिड से जो बना हुआ कंपाउंड होगा वह सारा कंपाउंड हमारा एसिड डेरिवेटिव कहलाता है। इसमें 4 कंपाउंड आता है। कौन कौन? वो याद रखना है। एसिड हेलाइड, ईस्टर, एमाइड और एसिड एनहाइड्राइड। ये 4 कंपाउंड को कहा जाता है एसिड डेरिवेटिव। क्या कहा जाता है? कौन कौन सा कंपाउंड? एसिड हेलाइड, ईस्टर, एमाइड और एसिड एनहाइड्राइड। ये 4 कंपाउंड को कहा जाता है एसिड का डेरिवेटिव। किसका डेरिवेटिव कहा जाता है? एसिड का। एक कुछ याद रखिएगा। चल आगे देखिए, इसको हटा दें। यह सब वही लिख रहे हैं, देखिए ना। एसिड डेरिवेटिव, देखिए एसिड का फार्मूला क्या पढ़ते हैं आप? देखिए यहाँ एसिड का AR सीडेबल OH एक कौन सा कंपाउंड है? एसिड है। अब एसिड में से क्या बोले कि सबसे पहला आप ईस्टर लिखते हैं RCOO। देखिए O और R डैश ऐसे। यहाँ से हम क्या किए? ध्यान से देखिए, इसका OH को हटा दिए, यहाँ से OH हटा दिए और OH को हटा के यहाँ क्या लगा दिए? OR। क्या लगा दिए? OR। तो एसिड से ही बना ना। एसिड का क्या हटा दिए? OH और OH हटा के क्या लगा दिए? OR। तो जो कंपाउंड बन गया, इस कंपाउंड को ही कहा जाता है ईस्टर। क्या कहा जाता है? ईस्टर। और हम आपको लिखवाए भी हैं, COO कहीं पे भी लगा रहे वह कंपाउंड हमारा ईस्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? ईस्टर। COO ग्रुप कहीं भी लगा रहे वह कंपाउंड हमारा क्या कहलाता है? ईस्टर। क्या कहलाता है? ईस्टर कहलाता है। देखिए दूसरा है क्या? देखिए एसिड हेलाइड में क्या, इस OH को हटा दीजिए और OH को हटा करके कोई भी X लगा दीजिए। X का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी लगा दीजिए। X को हटा करके, यदि OH को हटा के फ्लोरीन, क्लोरीन कुछ भी लगा दीजिए, ये भी कहलाएगा एसिड हेलाइड। इस कंपाउंड का क्या नाम है?
एमाइड किसको कहते हैं, देखिए फिर यहाँ से OH हटा करके NH2 लगा दीजिए, ये कहलाएगा एमाइड। और लास्ट फिर यहाँ से OH हटा करके OCOR- लगा दीजिए यहाँ से, ये कहलाएगा एसिड एनहाइड्राइड। लिखा हुआ एसिड एनहाइड्राइड, क्या बोलेंगे, एसिड है। तो ये जो 4 कंपाउंड देखे ना, कोई पूछे कि एसिड का डेरिवेटिव कौन कौन कहलाता है, तो ईस्टर कहलाता है, एसिड हेलाइड कहलाता है, एमाइड कहलाता है, और क्या कहलाता है, एसिड एनहाइड्राइड कहलाता है। लिखिए इसको, ये चारों एसिड का डेरिवेटिव है। क्या है, चारों एसिड का डेरिवेटिव। हाँ बस वही एक ही बोले हैं। ट्राई भी तो सब आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना, अभी नहीं। ट्राई भी होता है, टेट्रा भी होता है, बहुत है। पढ़िए ना, पढ़िए, देखिए हो गया। अब देखिए, अब जो ऑर्गेनिक में दिया स्टार्टिंग का, उसमें लास्ट में एक टॉपिक बचा है हाइब्रिडाइजेशन। नोमेनक्लेचर के पहले का चीज़ होता क्या, जैसे कोई भी नोमेनक्लेचर का पहला चैप्टर बनाइएगा ना क्वेश्चन, तो उसमें मिलेगा, ये जितना चीज़ पढ़ा है सबसे क्वेश्चन मिलेगा। कभी कभी पूछ देता कि सिग्मा बॉन्ड कितना है, पाई बॉन्ड कितना है, तो इस तब पहले तो आपको ये जानना होगा व्हाट इज सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड, जबकि ये पढ़ना है किस चैप्टर में, केमिकल बॉन्डिंग में। लेकिन क्वेश्चन कहाँ दे देता है, ऑर्गेनिक का टॉपिक में। तो आपको इसमें बहुत डिटेल से नहीं देगा, थोड़ा बहुत देगा, तो बस थोड़ा बहुत तो नॉलेज होना चाहिए। अब देखिए, तो वो अभी केमिकल बॉन्डिंग तो पढ़े नहीं, तो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि अभी नोमेनक्लेचर स्टार्ट करना है। उधर न्यूमेरिकल का एक टॉपिक है, तो थोड़ा सा बॉन्ड के बारे में भी थोड़ा सा बता देते हैं, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा बहुत, ताकि जो ऑर्गेनिक का क्वेश्चन दे वो ऑर्गेनिक का क्वेश्चन आपसे क्या हो, बन जाए आपका। तो देखिए, बॉन्ड में देखिए आप पढ़ते हैं बॉन्ड्स, बॉन्ड में जैसे पढ़ते हैं और दूसरा आयनिक बॉन्ड। अभी 2 बॉन्ड का जिक्र करेंगे, सिर्फ ऑर्गेनिक का जहाँ यूज है उसके लिए, बाकी अभी नहीं। ये फिर केमिकल बॉन्डिंग में पूरे डिटेल से पढ़िएगा आप, ठीक है। तो आप पढ़िएगा, सुनिए बॉन्ड के बारे में। अभी ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ना, थोड़ा बहुत पढ़ना है, जिसमें सबसे पहला कोवैलेंट बॉन्ड।
क्योंकि जब हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाएंगे तो इसकी थोड़ा बहुत ज़रूरत पड़ेगा। अब एक आध क्लास और है, उसके बाद फिर शुरू हो जाएगी आपकी टॉपिक नोमेनक्लेचर। क्या शुरू होगा? नोमेनक्लेचर का, यानी टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा व्हाट इज नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर होता क्या है? देखिए हम कोवैलेंट बॉन्ड और दूसरा क्या है? आयनिक बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या कहलाता है वो देखिए। द बॉन्ड यहाँ क्या कह रहा है देखिए, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाई म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मेरी बात सुनिए, कह रहा कोई भी वैसा बॉन्ड जहाँ इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअल शेयरिंग होता है और इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को ही हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। यानी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का म्यूचुअल शेयरिंग होता है, म्यूचुअल का मतलब बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, तो जहाँ बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा उससे जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को ही क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे देखिए हम वही लिखे, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाई म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। अब इसको ध्यान से देखिए, एक एग्जाम्पल लिखिए HCl। एक चीज़ याद रखिए, कोई भी एक एटम दूसरा एटम के साथ बॉन्ड क्यों बनाता है? क्यों? क्योंकि हर एटम अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। ऑक्टेट का मतलब वो ये चाहता है कि उसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 हो। हाइड्रोजन छोड़ के हाइड्रोजन क्या चाहता है? 2 डुएट पूरा करना चाहता है। आप देखिए, अब बात सुनिए, हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में अपना 1 इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए यहाँ क्लोरीन का अपना बलास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 7। तो अगर हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर में कर ले, शेयर करने का मतलब होता है उस इलेक्ट्रॉन पे उसका भी अधिकार और उसका भी अधिकार, तो उसको कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग। क्या कहते हैं? म्यूचुअल शेयरिंग। तो अगर मान लीजिए हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर में लगा दे तो हाइड्रोजन का भी 1 का 1 2 पूरा हो गया, और ऑक्सीजन का भी, क्लोरीन का भी 7 अपना, 1 हाइड्रोजन का गेन कर लिया तो 7 एक कितना हो गया? 8 पूरा। तो बोलिए इसका भी ऑक्टेट पूरा, इसका भी डुएट पूरा हो गया कि नहीं हो गया? इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह का जो बॉन्ड बनेगा ना शेयरिंग कर करके, इस बॉन्ड को ही क्या कहा जाता है? कोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहा जाता है? कोवैलेंट। यानी जहां इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके बॉन्ड बनता है, दिस बॉन्ड इज नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहलाएगा? कोवैलेंट। दूसरा आयोनिक बॉन्ड किसको कहते हैं? देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन करके बनता है, इलेक्ट्रॉन का क्या करके बनता है? लॉस और गेन। तो लॉस और गेन करके बॉन्ड बने तो उस बॉन्ड को हम लोग आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। यानी बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाई लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है। कह रहा कोई भी वैसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन करके बनता है उस बॉन्ड को क्या कहा जाता है? आयोनिक बॉन्ड। क्या कहा जाता है? आयोनिक बॉन्ड। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, जैसे इसका एक कंपाउंड है NaCl। क्या है कंपाउंड? NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब एक कैसे कंपाउंड बना देखिए,
बोले सोडियम का लास्ट ऑर्बिट एटॉमिक नंबर 11, 281। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना, 17। इसको क्या लिखेंगे, 287। अब बोले क्लोरीन का अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए कितना, 1। तो 1 चाहिए तो 7 1 8 हो जाएगा। और सोडियम को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, 1 लॉस कर दे। 1 लॉस कर दे तो बच कितना जाएगा, 8। इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो सोडियम क्या करता है, शेयर नहीं करेगा। शेयर करेगा सोडियम तब तो इसका एक शेयर करेगा तो 1 कितना होगा, 2। लेकिन क्लोरीन का तो 8 हो जाएगा, लेकिन सोडियम का 8 नहीं ना होगा। इसलिए यहाँ पर शेयरिंग नहीं होता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन होता है। इस तरह से देखिए, सोडियम और क्लोरीन, इसके पास 7 अपना इलेक्ट्रॉन, एक सोडियम इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो लॉस किया, तो इस पर प्लस चार्ज, इस पर कैसा चार्ज। तो जो चार्ज होता है ना, इसी को कहा जाता है आयनिक बॉन्ड। तो सोडियम अपना क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन Cl को डोनेट कर दिया, और Cl क्या किया, इस सोडियम का अपना 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। तो ये लॉस और गेन करके जो बॉन्ड बनता है ना, दिस बॉन्ड इज नोन एज, क्या कहलाता है, आयोनिक बॉन्ड। क्या कहलाता है, आयनिक बॉन्ड। यानी द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाई लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। यानी जहाँ इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन होता है उससे जो बॉन्ड बनता है, दिस बॉन्ड इज नोन एज, क्या कहलाएगा, आयनिक बॉन्ड। अब एक कोवैलेंट बॉन्ड भी 2 प्रकार का है, टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। इसको भी थोड़ा बहुत जानना है, अभी ज़्यादा नहीं। टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, इस टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड में 2 प्रकार का बॉन्ड पढ़ना है। जिसे पहला पढ़ना आपको सिग्मा बॉन्ड, और दूसरा क्या पढ़ना है, पाई बॉन्ड। इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेना है कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है और पाई बॉन्ड। एक कोवैलेंट बॉन्ड का ही 2 टाइप्स है। किसका टाइप्स है, कोवैलेंट बॉन्ड का, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो इसको अगली क्लास डील कर देंगे, है ना, सिग्मा बॉन्ड और किसको, पाई बॉन्ड। और उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन, मतलब अगला क्लास इसका ऑर्गेनिक का जो स्टार्टिंग में दिया NCERT में, वह पार्ट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब मेन टॉपिक पे हम आ जाएंगे, कहाँ पे, नोमेनक्लेचर। कहाँ पे आ जाएंगे, नोमेनक्लेचर।